बोल दो बस, हो गए खड़े। तो बच्चे भी हैं, अरे राम, एक ही तो आता है और वो भी चले जाता है। रिजॉइन के बाद में चले ही जाता है, कल भी चला गया। स्टार्ट कर दूँ ना? अच्छा, तो अब तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सा औषधि विज्ञान में है ना, क्या क्या हमारा क्या क्या कवकों के कैसे कैसे उपयोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला हम बात करते हैं, विटामिन वगैरह भी हमने पढ़ लिए है ना। अर्गट, अर्गट क्या होता है? अनेक गंभीर रोगों के उपचार में काम में लिए जाते हैं एल्केलॉइड्स। ठीक है, कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं जैसे जिसका नाम है अर्गोटामिन, ठीक है, अर्गोटॉक्सिन, अर्गोमेट्रॉइन। ठीक है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे एर्गोमेट्राइन जो है ना, अर्गोमेट्राइन जो है वो भी किसी में प्राप्त होगा? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये बाजरे में तो रोग उत्पन्न कर देता है ना, हरित वाली, लेकिन ह्यूमन में ये उपयोगी होता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है वो प्रसव के समय, प्रसव हो गया ना, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, उसके बाद रक्तस्राव को रोकने का काम करता है ना, प्रसव पश्चात। ये कई बार पूछ लिया जाता है ना, प्रसव पश्चात रक्त स्राव रोकने का काम करता है। ठीक, क्लेविसेप्स परप्यूरिया है ना, और इससे क्या प्राप्त होता है? अर्गोमेट्राइन। ठीक, उसके अलावा कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो जैसे कि म्यूकर है ना, ग्रेसियोसाइनस है, राइजोपरस्टोलोनिफर है। ठीक, ये स्टेरॉइड्स देते हैं, और इन स्टेरॉइड्स की वजह से एलर्जी के रोग का उपचार हो जाता है, और गठिया रोग का, गठिया रोग क्या होता है? रूमेटाइटिस है ना, जिसमें मतलब जॉइंट्स जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेरॉइड्स देने वाले कवक। ठीक, अगला है एंजाइम उत्पादन। एंजाइम्स जो होते हैं कौन कौन से? जैसे एमाइलेज है, पैक्टेज है। किसी भी एंजाइम का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके वो जिस पर काम कर रहा है ना, उसके नाम के पीछे एज लगा देते हैं। वैसे तो इसके लिए अलग से बोर्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो नॉमेनक्लेचर करती है। लेकिन उसके अलावा जैसे इन्वर्टेज है, कुछ नाम पुराने भी हैं, ठीक है, जो शुरू से चले आ रहे, जिन्हें नहीं बदला गया, जैसे रेनिट है, ये कवक से प्राप्त होता है। लाइपेज है, प्रोटीएज है। ठीक, तो ये सब किससे प्राप्त होते हैं? एस्परजिलस, क्राइसोजीनम है, नाइगर है। तो एक एक करके हम लिखते हैं उसको, ठीक है, मतलब एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक, एस्परजिलस ओराइजी जो है, एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी क्या करेगा? पेक्टेज, एमाइलेज है ना, प्रोटीएज, एमाइलेज और पेक्टिनेज। ठीक है, इन एंजाइम्स को बनाता है। एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या होता है? जैसे जिब्रेला फ्यूजिक हो रही है, ठीक है, उससे सबसे पहले बकाने डिजीज, एक किसान ने देखा कि उसके खेत में कुछ जो धान के खेत में, धान का खेत था किसान का, तो उन्होंने देखा कि कुछ खेत में जो पेड़ है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे हो गए, बेवजह उनकी लंबाई बढ़ गई है, दाने भी बहुत ज्यादा है। तो उसको क्या कहा गया? बकाने डिजीज। बकाने का मतलब होता है कि कोई बुद्धू हो जाता है, ठीक है, एकदम से लंबा। तो उसने, वो किसान थे तो उन्होंने
फिर क्या किया, उससे साइंटिस्ट वगैरह को दिखाया, तो कुल मिला के फिर देखा गया कि ये पेड़ बेवजह लंबा क्यों हुआ। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि उसमें एक फंगस लग गई थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और उसने एक हार्मोन रिलीज किया, उसका नाम रखा गया जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ा देता है। और अब जो है वो जिब्रेलिन किसमें काम में लिया जाता है, अब जिब्रेलिन का निर्माण को प्रयोग किया जाता है पार्थेनोकार्पी में। पार्थेनोकार्पी का मतलब है बीज रहित फल जो बनते हैं, ठीक है, जैसे अंगूर है, केला है, ठीक है, यानी कि बिना निषेचन के। जब निषेचन नहीं होगा, नर और मादा युग्मक संलयित नहीं होंगे, तो बीज नहीं बनेगा। तो बीज रहित फलों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, पार्थेनोकार्पी, यानी शीघ्र जनन को बढ़ावा देने के लिए। तो वो तो हार्मोन है। हार्मोन एक विशेष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और जिस ग्रंथि से स्रावित होंगे उनका होना बहुत जरूरी है। हार्मोन का, हार्मोन जिस प्रक्रिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं ना, मतलब जिस काम के होने के लिए वो जरूरी है, अगर हार्मोन नहीं होगा तो वो क्रिया ही संपन्न नहीं होगी, वो कार्य कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं, वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक, यानी कि किसी भी क्रिया के, किसी भी अभिक्रिया की रेट को, यानी उसकी दर को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ देर से भी करने का काम करते हैं। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि अभिक्रिया तो होगी, चाहे एंजाइम हो या ना हो। और हर एंजाइम जो एक प्रकार की प्रोटीन होता है, यानी कि केवल प्रोटीन ही ऐसे रसायन है जिनके पास ये हक है कि वो किसी भी जैविक क्रिया को बढ़ा या कम कर सकती है। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो जैविक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, मतलब जो काम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में होना था उसे वो 15 मिनट में, 10 मिनट में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, पर स्लो होगा, ठीक है। लेकिन हार्मोन नहीं हुए तो वो काम नहीं हो सकता। दूसरी चीज, सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन टाइप के नहीं होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो जैव उत्प्रेरक का मतलब होगा जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के होने के लिए, जल्दी या देर से होने के लिए जरूरी है, वो एंजाइम हो गया। लेकिन हार्मोन एक विशेष ग्रंथि से स्रावित होंगे, और हार्मोन के बिना वो क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो अंतर हो जाता है। एस्परजिलस ओराइजी जो है एमाइलेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, और इसके अलावा एडिनिलिक एसिड और डीएमिनेज, इनका श्रावण करता है, ठीक है, जो क्या है एडिनिलिक एसिड और डीएमिनेज, ठीक है, इनका श्रावण करेगा। उसके बाद एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर का मतलब क्या होता है, एस्परजिलस नाइगर जो है वो एमाइलेज और ग्लूकोऑक्सीडेज का श्रावण करता है। एक तो एमाइलेज का करेगा और दूसरा ग्लूकोऑक्सीडेज। ग्लूकोऑक्सीडेज का श्रावण करेगा, ठीक। दूसरी चीज पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। अगला क्या है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो होता है वो क्या करता है, लाइपेज, प्रोटीएज, रेनेट और ग्लूकोज ऑक्सीडेज, इनको बनाने में काम में आता है। देखो भाई, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को खत्म करेगा, लाइपेज। इसके अलावा रेनेट, ये नया है, देखो याद रखना, रेनेट कवक से प्राप्त होने वाला एक एंजाइम होता है जो पाचन में काम में आता है। कई बार इसको डायरेक्टली भी खाया जाता है, जैसे सॉस वगैरह खाते हैं ना, वैसे रेनेट अलग से लिया जाता है, ठीक। अगला क्या है, प्रोटीएज। लाइपेज, रेनेट और प्रोटीएज भी यही बना देते हैं, प्रोटीएज, ठीक है, जो प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक। अगला सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यीस्ट। यीस्ट जो है वो स्रावित करता है इन्वर्टेज, जो इन्वर्ट कर देता है, जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, यीस्ट जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम स्रावित करता है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा,
कार्बोहाइड्रेट को खत्म करने का काम करेगा। अगला क्या है, राइजोपस। तो जो राइजोपस है वो क्या करता है, एमाइलो ग्लूकोसाइडेज रिलीज करता है। एमाइलो ग्लूकोसाइडेज, देखो भाई, जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जरूरी होता है। ठीक, तो जंतु हार्मोन हो गए, पादप हार्मोन हो गए। उसके बाद और भी प्रयोग होते हैं कि एक को कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि गन्ना है ना, गन्ने की फसल में कुछ कीट लग जाते हैं। ठीक, तो उसको खत्म करने के लिए कुछ कवक, एंटोमोफ्थोरा, ऐसा कवक होता है एंटोमोफ्थोरा। एंटोमोफ्थोरा जो होता है ना, वो एक ऐसा कवक है जो कीटनाशी है ना, कीट और निमेटोड को खत्म कर देता है। और वो कीटनाशी भी किसमें, गन्ने की फसल को बचाने का काम करता है, गन्ने को। ठीक है, गन्ना जो होता है उसको, ठीक, शुगर केन को ठीक करेगा। दूसरी चीज कुछ और जैसे आर्थ्रोबोट्रिस, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, ये कुछ परभक्षी कवक प्रजातियां होती है जो क्या करती है, ईल कृमि होती है। ईल, जैसे ईल तो फिश होती है ना, इस तरीके से क्या होते हैं, ईल कवक होते हैं। उन सॉरी, ईल कृमि होते हैं ना, ईल कृमि, उनको खत्म करने के लिए कौन होगा, एक कवक होता है। ठीक है, आर्थ्रोबोट्रस या डेट्राइलेरिया। ये डेट्राइलेरिया क्या करेगा कि अपना मृदा के अंदर रहेगा, रहने के बाद अपना एक जाल बनाएगा। उस जाल के अंदर ईल वर्म जो है वो फंस जाता है। जब ईल वर्म डेट्राइलेरिया के कवक जाल के अंदर फंस जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दिखने में ईल जैसा होता है ना, मछली जैसा। ठीक, तो यानी कि गन्ने की फसल को बचाने के लिए कीटनाशी के रूप में भी कवकों का प्रयोग किया जाता है। हमेशा कवक पौधों में रोग ही उत्पन्न नहीं करते हैं, फायदा भी पहुंचाते हैं। एक और होता है ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम। ठीक, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम जो है बहुत सारे कवकों को ही खत्म कर देता है, जैसे पाइथियम वगैरह हैं। ये तो खुद मतलब कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कवक नाशी यानी कि दूसरे कवकों को खत्म कर देंगे। ठीक, इसके अलावा अगला जैविक अमापन। जैविक अमापन क्या होता है, कुछ कवक प्रजातियों के द्वारा विशेष माध्यम में मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ जो है ना, उनका आसानी से पता लगाया जाता है। जैसे कि देखो, जिसे कहते हैं जैविक आमापन। जैविक आमापन का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर, यानी कि जो मृदा है, मिट्टी है, खेत की मिट्टी के अंदर कौन सी मेटल ज्यादा है या कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइगर को कॉपर के लिए यूज किया जाता है। ये आप शैवालों में भी पढ़ोगे। एक शैवाल होता है जैसे फ्यूनेरिया वगैरह है ना, बहुत सारे टेरिडोफाइट भी पढ़ेंगे आप आगे। तो एक फ्यूनेरिया का पौधा होता है जिससे पता लगा लिया जाता है कि गोल्ड, कॉपर है या नहीं है, गोल्ड है या नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा उग रहा है। जैसे मार्किंग्स या किसी जगह पर ज्यादा उगने लग जाए तो इसका मतलब है वहां अगले 15-20 दिन के अंदर बाढ़ आने वाली है। इस तरीके से पता लगाया जाता है कि नेचर क्या सिंबल दे रही है। ठीक है, अगर फ्यूनेरिया किसी जमीन पर ज्यादा उग रहा है तो इसका मतलब उसमें कॉपर है, और ज्यादा खुदाई की गई तो उसमें उस जमीन के नीचे सोना भी मिल सकता है, गोल्ड। ठीक है, दूसरी चीज कॉपर। कॉपर को प्राप्त करने के लिए हमेशा शैवाल ही नहीं, कवक भी जरूरी है। ठीक है, जैसे एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से पता लगा लिया जाता है वो ज्यादा उग रहा है इस जमीन पर तो इसका मतलब वहां पर कॉपर की मात्रा काफी है। ठीक, तो एस्परजिलस नाइगर हो गया। ठीक, उसके अलावा राइजोक्टोनिया। ठीक, बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे काले रंग की कोनिडिया बीजाणु अगर ज्यादा मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उस जमीन में कॉपर बहुत ज्यादा है। ठीक है, विटामिन बी।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी पौधे के अंदर है या नहीं है, उसके लिए न्यूरोस्पोरा, ये नाम तो सबसे अच्छे से पता होना चाहिए आपको, न्यूरोस्पोरा। ये तो सबसे ज्यादा, अगर कोई किसी कवक पर सबसे ज्यादा जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तो वो न्यूरोस्पोरा पर किए गए हैं। न्यूरोस्पोरा की एक जाति है क्रासा, ठीक। न्यूरोस्पोरा क्रासा से पता लगाया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई फल वगैरह है उस पर वो तभी उगेगा जब उसमें बी कॉम्प्लेक्स होगा। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया विटामिन B3 हो या विटामिन B6 हो या विटामिन B12 हो, ठीक है। जैसे दही के अंदर भी विटामिन B12 होता है ना, तो दही खाना चाहिए जिससे कि आरबीसी प्रॉपर बन सके बॉडी के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए ये B12 जरूरी होती है, ठीक है। B6 B3 ये नहीं होंगे तो रोग हो जाते हैं, B3 नहीं होगा तो बेरी बेरी का रोग हो जाता है ना, मतलब सुबह शाम डिम लाइट में ठीक से दिखेगा नहीं। और B6 तो पेलेग्रा, पेलेग्रा का मतलब होता है प्रोटीन की कमी वगैरह, विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो माउथ के कॉर्नर्स जो है ना वो फटने लग जाते हैं, ये कॉर्नर्स जो हैं स्किन के, वहां से वो क्रैक होने लग जाती है, ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जैविक अमापन। उसके बाद अगला आता है प्रयोगशाला सजीव, ठीक। प्रयोगशाला सजीव में तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, एक तरीके से प्रायोगिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पर हुई है, ठीक है। अगला कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने में काम में आते हैं। तो आप सबको पता है कि कवक ही, फंगस ही क्या है, पेड़ पौधों पर जो पुरानी लकड़ियां वगैरह रखी होती है उन पर लग जाते हैं, डेड बॉडीज पर लग जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे सफाई होती रहती है, यानी कि पृथ्वी पर कवक और बीजाणु हैं, इसीलिए कवक धीरे धीरे विघटित कर देते हैं, जिस पर भी उगते हैं उसको विघटित कर देंगे, जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, पाइलोबोलस, पॉलीपोरस, है ना, ये जो है अम्लता स्रावित करने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कुछ जीवाणु अम्लों का श्रावण करते हैं, तो अम्लीय धरती को बैलेंस करने के लिए, खनिजों का श्रावण अवशोषण वगैरह करने के लिए कवक वहां पर मौजूद होते हैं, तो एक तरीके से कार्बनिक पदार्थों के अपघटक के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक यूनिट जो माइकोलॉजी है ना वो सबसे बड़ी है, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। उसके बाद इसमें वर्गीकरण और पढ़ोगे और कुछ कवकों का कवक चक्र, जीवन चक्र पढ़ोगे। उसके बाद आपकी 2 यूनिट एक साथ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी 2 यूनिट का सिलेबस एक साथ लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें कवकों के सामान्य लक्षण, उनका आर्थिक महत्व और उनका वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम उसमें वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो भी एलेक्सोपोलस का दिया हुआ, बाकी जो भी दे रखे हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो एलेक्सोपोलस का वर्गीकरण पढ़ना है और उसके बाद उस कवकों के जो हानिकारक प्रयोग हमने पढ़े ना, हानिकारक प्रभाव जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि कवकों के द्वारा कौन कौन से रोग, क्लेविसेप्स, परप्यूरिया वगैरह, उन सबके लाइफ साइकिल हैं। और जब हम एक बार लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देंगे सबके, तो हम 2-3 यूनिट कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। मैडम